साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो भैया आप जानते हैं इस समय हम लोग शाम को 7 बजे प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है आपके जनरल स्टडीज की क्लासेस जो आपके आने वाले किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो सब कुछ आपको आपकी जनरल स्टडीज के अकॉर्डिंग बहुत व्यवस्थित तरीके से मटेरियल्स प्राप्त हो जाए तो अपना ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ डाउनलोड करो। प्रमोद पाल जी ऐसे टीचर नाम से ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करिए या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए भैया शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सिंचाई आयोग का गठन किया गया। व्हेन वाज द फर्स्ट इरिगेशन कमीशन फॉर्म इन इंडिया। देखिए यहाँ पर ये है आपका इरिगेशन 1906, 1989, 1901 और 1900। ठीक है, आपको बताना भैया सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका 1901। जी हाँ, यहाँ पर क्या है 1901 भारत में प्रथम सिंचाई आयोग का गठन 1901 ईस्वी में किया गया। यह गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन। जी हाँ, लॉर्ड कर्जन के जो है कार्यकाल में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में बना था। आयोग ने अपनी पहली सिफारिश कब? 1903 ईस्वी में। कब? 1903 ईस्वी में प्रस्तुत किया, जिसे 1905 में क्या किया गया? 1905 में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो इतना आपको जानना चाहिए भैया इस क्वेश्चन संबंधित। आगे देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। देखो भाई, अब मैं बार बार कहता हूँ आपको कि यार देखो, जिन क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो आप मेरे बताने के से पहले ही कमेंट कर दें, अगर ना पता हो मेरे बताने के बाद करें, लेकिन कमेंट जरूर किया करें, जिससे चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। और हाँ, मैं आपको एक आह्वान करना चाहूँगा कि अब आगे की प्लानिंग ये है कि बहुत जल्द हम आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर के आएंगे। तो शाम के ये जो 7 बजे की वीडियो है इसको हम चाहते हैं कि 8 बजे या 8 PM के आसपास रखा जाए। क्या आप लोग इस दौरान क्लास में रेगुलर बेसिस पर जुड़ करके जो है लाइव क्लास का फ़ायदा उठाना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट आप इस विषय पर जरूर करें, अपनी राय आप जरूर दें कि क्या कैसे करना है जो आपके लिए आपके हित में हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए आचार्य नरेंद्र देव, GBK राव, BR मेहता, LM सिंघवी। तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी की बात हो रही है, तो आपको इसका आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है BR मेहता। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट को बलवंत राय मेहता, यानी ये बलवंत राय मेहता है। BR मेहता का मतलब बलवंत राय मेहता, उनको माना जाता है। 1957 में, कब? 1957 में जो है बनी बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की, जिसको इनकी सिफारिशों को 2 अक्टूबर 1959 में, कब? 2 अक्टूबर 1959 में क्या किया गया? राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। ठीक है, चलो भैया आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, भारत में संसद के द्वारा पंचायत यानी कानून कब जो है पारित किया गया? 1993, 1996, 1995, 1998। ठीक है, देखो भाई अब यहाँ पर आप आंसर करते रहो। तो जो सही विकल्प है वो है आपका यहाँ पर 1996 पंचायत अधिनियम 1996 को पीस जो है क्या कहा जाता है? PESA। ठीक है, पेसा एक्ट कहा जाता है, पेसा एक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इससे भूरिया समिति 1995 के द्वारा भूरिया समिति, ठीक है, भूरिया समिति 1995, जी हाँ 1995 की रिपोर्ट पर बनाया गया था। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के अधिकारों को लागू करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, अगर हम इस अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम का मुख्यतः आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एवं तेलंगाना जैसे राज्यों में लागू किया गया है। ठीक है, चलो आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, यहाँ पर देखो क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो गैबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखी गिनी, रवांडा। तो भैया बताना है यहाँ पर देखो ये PCS का क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन जो आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है इनके माध्यम से आपको बताना है, 1 2 2 4 2 3 3 4। तो जो सही विकल्प है वो है आपका 3 और 4 भूमध्य रेखीय गिनी। जी हाँ, यह एक तरीके का जाल है, ठीक है, फंसाने का। ये भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा क्या है? ये भूमध्य रेखा से नहीं गुजरती है।
यहाँ से नहीं गुजरती। अब देखो कुछ लोगों को लगेगा यार नाम भूमध्य रेखी है तो जाहिर सी बात है ये होगा ही, तो आप इसको मान लेते हो, लेकिन यहाँ पर खेल हो जाएगा आपके साथ में। भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से होकर गुजरती है, उनमें इक्वाडोर, ठीक है, उसके बाद कोलंबिया, ब्राज़ील और साओ टीमें, गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोमालिया और गैबोन, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, लेकिन भूमध्य रेखा गिनी और रवांडा से जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, भूमध्य रेखा यहाँ से नहीं गुजरती है, ठीक है। तो अब देखो आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन 99% ऑफ इट्स टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और ब्राज़ील, ठीक है। तो भैया आप यहाँ पर आंसर करना। जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका नॉर्वे। क्या है? नॉर्वे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, इससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही, तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्वे अपनी 99% कितना 99% ऊर्जा जो है जल विद्युत से प्राप्त करता है। प्रतिशतता के हिसाब से पराग्वे विश्व का प्रथम देश है जहाँ पराग्वे क्या करता है 100%, ठीक है, 100% ऊर्जा जल विद्युत से मिलती है। चीन विश्व में जल विद्युत उत्पादन में सबसे आगे, चूँकि अब इसकी जनसंख्या बड़ी है तो यहाँ अपेक्षाकृत तो नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये सबसे आगे है। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। तो भैया क्या पूछ रहा है, पारिस्थितिकी जो है निम्नलिखित में से किस के बीच का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है? तो जीव और वातावरण। जी हाँ, ये आपका सही विकल्प होगा। अगर हम बात करें अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया था। पारिस्थितिकी शब्द का अर्थ जो होता है जीव और उनके वातावरण के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन करना। इसमें जैविक यानी बायोटिक और अजैविक यानी अबायोटिक घटकों के आपसी संबंध भी शामिल हैं, ठीक है। चलो भाई देखो यहाँ पर ये है 7 फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2024 रिलीज इन फरवरी 2025? 22वां, 73वां, 88वां और 96वां, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो है 96। जी हाँ, 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 जारी किया। भारत का स्थान की अगर हम बात करें तो क्या रहा? 96 रहा, ठीक है। क्या रहा? 96 रहा। स्थान की बात करें तो डेनमार्क रहा, और अंतिम स्थान की हम बात करें मतलब पहला स्थान किसका मिला? डेनमार्क का मिला, और अंतिम स्थान किसको मिला? दक्षिण सूडान को मिला, ठीक है। तो ये क्या रहा भ्रष्टाचार बोध जो है सूचकांक 2024 में, ठीक है, जो कि 2025 में जारी किया गया था। और इसमें जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है? 96वां स्थान मिला है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर किसका कि जो है पहला स्थान तो डेनमार्क को मिला और अंतिम स्थान किसको मिला है? दक्षिण सूडान को। महाकरप्ट था, ठीक है। हालांकि हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई है? इन विच ईयर वाज द नेशनल जो है एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 1989, 1990, 1991, 1992। जी हाँ, देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना भैया। सही विकल्प है ये 1992। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड NAEB। क्या है? NAEB। जी हाँ, इसकी अगर हम बात करें स्थापना अगस्त 1992 में। कब? अगस्त 1992 में हुई है। इसका कार्य वनीकरण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकी बहाली तथा पर्यावरणीय विकास की योजनाओं का समन्वय एवं निगरानी करना है, ठीक है। चलो देखिए भाई अगला क्वेश्चन एक सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है, ठीक है। सेक्सटेंट इज यूज्ड फॉर पहाड़ी का क्षेत्रफल मापने के लिए, मीनार की चौड़ाई मापने के लिए, वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए, मकान का आयतन मापने के लिए, ठीक है। तो भाई बताओ यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए। जी हाँ, वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए। सेक्सटेंट एक जो है क्या होता है? नौकायन या खगोलीय उपकरण है जिसका उपयोग क्षितिज और सूर्य, चंद्रमा या तारों जैसे खगोलीय पिंडों के बीच के कोण को मापने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है।
तो मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विशेषकर समुद्री नेविगेशन में इसका उपयोग जहाज की स्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नाम क्या है? सेक्सटेंट। वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो भैया आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है तत्कालिक दहन से, नाव की संलयन से, नाव की विखंडन से, जल ऊष्मीय प्रक्रिया से। तो बताओ भाई, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका बी आंसर, यानी नाव की संलयन से। जी हाँ, नाव की संलयन से। अगर हम बात करें तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाव की संलयन है। इसमें हाइड्रोजन की नाभिक आपस में मिलकर हीलियम का नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया से अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें प्रकाश और ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, चलो भैया आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहयोगी है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ठीक है, तो भैया देखिए यहाँ पर सही विकल्प है रेनिन। जी हाँ, रेनिन। जठर रस में रेनिन एंजाइम अक्रिय प्रोरेनिन के रूप में पाया जाता है। अगर हम बात करें एससीआई, इसे सक्रिय कर रेनिन बना देता है। रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन जो कैसीन होता है, ठीक है, कैसीन, जी हाँ कैसीन होता है, को ठोस कैल्शियम पैरा कैसीनेट में बदल देता है और इससे दूध जो है दही में परिवर्तित होता है और आगे जो है पेप्सिन द्वारा पचाया जाता है। ठीक है, चलो भैया आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर प्रचुर मात्रा, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। क्या भैया? ऑक्सीजन। बिना इसके क्या होगा? आदमी निकल लेगा धरती से। ठीक है, मानव शरीर में सबसे अधिक लगभग जो है 65% ऑक्सीजन पाई जाती है। और कार्बन की अगर हम बात करें तो ये भैया 18%, 18.5%। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस तरीके से नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो 3.2%। कितना? 3.2%, ये नाइट्रोजन वहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इंद्र है क्या? प्रक्षेपास्त्र है, चालक रहित विमान है, रडार है, टैंक है। भाई देखो इस तरीके के नाम रखे जाते हैं। ठीक है, तो उसको आपको बताना है इंद्र क्या है। इंद्र जो है भैया है एक रडार। क्या है? एक रडार है जिसे BEL, किसके द्वारा? BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद ने विकसित किया। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर, कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है? CPU, हार्डवेयर, प्रोसेसर और RAM, रैम। मतलब कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है? तो भैया है रैम का। जी हाँ, रैम का। ठीक है, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, इसमें डाटा केवल पावर चालू करने तक ही रहता है, पावर बंद होते ही इसमें संग्रहित डाटा मिट जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारत में मौद्रिक नीति का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, रेपो रेट, SLR, CRR, कर परिवर्तन यानी टैक्स अल्टरेशन। तो बताओ भैया सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है आपका ये टैक्स अल्टरेशन यानी कर परिवर्तन। अगर हम बात करें तो मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में रिवर्स रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट होता है, CRR, ठीक है, SLR, बैंक दर, ये सब क्या है? मौद्रिक नीति के उपकरण है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी। यह अवस्थित था कहाँ पर? आपको बताना है प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना। ठीक है, यहाँ पर देखें मेरठ, झांग, मुंगेर और थाने। आप देखो यहाँ पर आपको बताना भैया सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है झांग। जी हाँ, प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुआ है। कहाँ पर? झांग में हुआ है। झांग को आप घास या इस तरीके से करके भूमि विकास से जोड़ सकते हैं। ठीक है, झांग घास इस टाइप का करके। भारत का पहला भूमि विकास बैंक जो कि 1920 में पंजाब के झांग में स्थापित किया गया। अगर हम जो है परंतु वास्तविक कार्य की बात करें 1929 ईस्वी में चेन्नई से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, इसका उद्देश्य था किसानों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना। पूंजी स्रोत की बात करें तो अंश पूंजी, सुरक्षित कोष और जमा राशि, ऋण तथा विशेषकर ऋण जो है पत्र, ये सब ये पूंजी स्रोत होते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? सेवा कर यानी सर्विस टैक्स, एजुकेशन टैक्स, कस्टम टैक्स, टोल टैक्स। तो भाई भारत सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता, तो सही विकल्प है टोल टैक्स। जी हाँ, ये बल्कि क्या है, भारत सरकार नहीं लगाती है। ठीक है, यह राज्य सरकार लगाती है टोल टैक्स। ध्यान समझना मेरे भाई, भारत सरकार आयकर लगाती है, यानी इंडियन गवर्नमेंट जो होती है आयकर लगाती है, कारपोरेट टैक्स लगाती है, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, ये सब लगाती है। लेकिन जो मार्ग टैक्स यानी टोल टैक्स होता है इसको राज्य सरकारें लगाती हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन, भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है हापुड़, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। ठीक है,
तो जो सही विकल्प है यहाँ पर वो है भैया हापुड़। जी हाँ, अगर हम बात करें तो ये स्थिति, इसको हम IGMRI कहते हैं, IGMRI, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये हापुड़ में स्थित है। अगर हम बात करें सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का, ये लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। अगर हम बात करें भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान का, तो कानपुर में है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना। आगे देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? नकली, गोरखपुर, कानपुर, सीतापुर, प्रयागराज। तो भैया बताओ सही विकल्प है क्या? ये है कानपुर। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना। जो है अगर हम बात करें तो ये कानपुर में ALIMCO यानी आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में। इसको याद रखें भैया कि कान आपका कट गया है, अब आपको नकली कान बनवाना है या जो भी है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि आर्टिफिशियल जो आपके अंग है उसको कहाँ से बनवा सकते हैं? कानपुर से बनवा सकते हैं, कानपुर से बनवा सकते हैं। यह दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग एवं उपकरण सहायक बनाता है, ठीक है। चलो भैया आगे देख लो। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसके अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष। तो देखो भाई यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है राज्यपाल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। त्यागपत्र भी लोकायुक्त राज्यपाल को ही संबोधित करते हैं। अगर हम संबंधित कानून की बात करें तो उत्तर प्रदेश लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 1975 के थ्रू, कब? 1975 में इसकी स्थापना, मतलब इसको बनाया गया था। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता। ये पूछा जा रहा है कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये भैया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। 25 अप्रैल 2025 को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसे दूर संचार विभाग यानी DOT की तकनीकी शाखा, जो दूर संचार इंजीनियरिंग केंद्र ने C.DOT के सहयोग से इसको आयोजित किया है, ठीक है। चलो भाई आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा है? ऋग्वेद, परवर्ती संहिता है, ब्राह्मण, उपनिषद। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और पूछा जा सकता है, इसलिए आपके जो एग्जाम्स हैं उनके लिए आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी ध्यान देते रहे। सही विकल्प भैया उपनिषद। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा की गई है, ठीक है। जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, एक 4 पुरुषार्थ हैं, ठीक है। उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, जिन्हें क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये भी याद रखना भाई। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की? व्हिच गुप्ता रूलर डिफीटेड द हुनाज? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त। ये देखिए आपके जो है एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा भैया वो आपको यहाँ देखें, स्कंदगुप्त। क्या है? स्कंदगुप्त है। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त जो है गद्दी पर बैठता है। उसके समय जो है हूणों का आक्रमण हुआ और स्कंदगुप्त ने हूणों को हरा करके विजय प्राप्त की। इस सफलता का उल्लेख जो है जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है, ठीक है। चलो भाई, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? 100, 108, 110, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है 108। क्या है? 108। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, ठीक है। यदि किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध हो तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक है। और जो बुलाता है वो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो ये आप इसको ध्यान रखें। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका डी आंसर। जी हाँ, ये आपका सही विकल्प है। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य जो है 51A में, ठीक है, 51A भाग 4A के अंतर्गत ही इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। जो 1976 कब 1976 के 42वें संविधान संशोधन में 10 कर्तव्य जो कर्तव्य हैं वो जोड़े गए हैं।
जिसमें 2002 में 86वें संविधान संशोधन में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। स्मारकों की रक्षा करना जो है अनुच्छेद 49 के अंतर्गत क्या है, राज्य के नीति निषेध तत्व है, ठीक है, ना कि मौलिक कर्तव्य। ये आपके क्या है, मौलिक कर्तव्य में शामिल हैं, ठीक है। चलो भाई आगे देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान में पारंगत था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, ठीक है। तो भाई देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो 1325 से लेकर के 1351 तक गद्दी में बैठा था। कब, 1325 से 51 तक, जिसे विचित्र पुरुष, ठीक है, किसके नाम से, विचित्र पुरुष के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी भी चेंज किया हुआ था। यह एक बहुत ही विद्वान आदमी था, ठीक है, गणित, खगोल की, दर्शन एवं चिकित्सा का ज्ञाता था। कई भाषाओं जैसे फारसी, अरबी, संस्कृत का भी विद्वान था। हिंदू त्यौहार जैसे होली में भाग भी लेता था, सहिष्णु शासक माना जाता था, ठीक है। चलो भाई आगे देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन। बीरबल का वास्तविक नाम रामदास, श्यामदास, महेशदास, भगवान दास। तो सही विकल्प क्या है, हम सब जानते हैं, कई बार हमने आपको इस पर जिक्र भी किया। तो भैया है महेशदास। जी हाँ, अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक बीरबल के ने जो है अकबर के दीन इलाही धर्म को स्वीकार भी किया था और ये सबसे ज़्यादा फेमस थे। और बीरबल का असली नाम क्या था, महेशदास था, ठीक है। अकबर ने इन्हें राजा या कविराज की उपाधि भी दी थी। चलो देखो अगला क्वेश्चन। भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? H.G. चैप्सियन, के.बी. सुंदरम, B.S. सुखवाल और L.D. स्टाम। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ये H.G. चैंपियन। कौन, H.G. चैंपियन। सर H.G. चैंपियन ने भारत और बर्मा के वनों का वर्गीकरण किया है। 1936 में वन प्रकारों का प्रारंभिक वर्गीकरण प्रकाशित किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें कि पुस्तक का, तो प्रीलिमिनरी सर्वे ऑफ फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया एंड बर्मा, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो क्या है भाई, सही विकल्प है राजस्थान। जी हाँ, भारत का जो है ये अगर हम बात करें उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य था राजस्थान। हालांकि चूंकि अब ये चीज़ विकल्प में नहीं है, तो अभी के लिए वर्तमान समय में आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश जो है सबसे ऊपर है, उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, ठीक है। क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था और विकल्प में जो है उसके अनुसार राजस्थान है, लेकिन अगर वैसे पूछा जाए वर्तमान आंकड़ों के अनुसार तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर, फिर राजस्थान का नंबर आता है, ठीक है। तो जो है आगे देखते हैं आज अगला क्वेश्चन यहाँ पर। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनाया? कन्नूर, कोचीन, गोवा और दीव में। तो जानते हैं भाई, सही विकल्प है वो कोचीन। क्या है, कोचीन। जी हाँ, बात करें किला की तो इसने कहाँ पर बनाया, कोचीन। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहला किला बनाया। दूसरा किला 1505 ईस्वी में कहाँ, कुन्नूर में बनाया था, ठीक है। और 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर शासक से जो है शासन छीन लिया और भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो अल्बुकर्क ही था। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं इन वीडियो से आप बहुत अच्छा सीख रहे होंगे। आपके लिए ये वीडियो बहुत सार्थक साबित हो रहे होंगे। कोई सुझाव कमेंट करिएगा भाई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।